शेर तकरीबन पूरे एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। आज ये सिर्फ इसी जगह सिमट कर रह गए हैं। हर जगह राजाओं और नवाबों से लेकर देहातियों तक ने इनका इतना शिकार किया कि शेरों का वंश मिटने तक पहुंच चुका था। 20वीं सदी आधी गुजरने तक भारत के बाहर इनका नामो निशान मिट गया। भारत में भी ये सिर्फ 20 के करीब ही बचे थे, लेकिन फिर जूनागढ़ के नवाब ने शेरों के शिकार पर रोक लगाकर इन्हें खत्म होने से बचा लिया। आज भारत में 500 से भी ज्यादा जंगली शेर हैं। इसे कहते हैं वंश रक्षा। आज गिर फॉरेस्ट में जिंदगी की अच्छी चहल पहल है। शेरों के लिए यहां भरपूर शिकार है। ढोर डंगर दूर रहने से जंगली जिंदगियां भी खूब खिली हैं। चीतल पहले से 10 गुना ज्यादा हो गए हैं। सांबर 5 गुना, जंगली शूकर और भारत की सबसे बड़ी एंटीलोप नीलगाय 3 गुना। फिर तो यहां शेर के लिए शिकार की बहार होनी चाहिए, पर यही धारणा तो गलत है। दरअसल जानवरों की भरमार हो तो शिकार करना और मुश्किल हो सकता है। भोजन की तलाश में लंगूर और चीतल अक्सर साथ साथ ही घूमते हैं। दूर से शेर को आते देख ये लंगूर और बंदर शोर मचाकर चीतल को खबरदार कर देते हैं। और शेर के लिए यहां ये अकेली दिक्कत नहीं है। घने जंगल में शेर के लिए दूर तक देखना मुश्किल होता है, पर सुनना आसान। इस शेरनी को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ये बहुत सब्र से दबे पांव शिकार के एकदम करीब पहुंचेगी, तभी एक झपट्टे में उसका काम तमाम कर पाएगी। पर करीब आते आते मौका हाथ से निकल गया। गिर फॉरेस्ट में शेरों की सबसे बड़ी दिक्कत है ये सूखे हुए पत्ते, जो पूरे जंगल में बिछे रहते हैं और खरखरा कर शिकार करना दूभर कर देते हैं। किनारे पर 1 मील की दूरी तक मादा टर्टलों का झुंड फैला रहता है। सब अंडे देने की सुरक्षित जगह की तलाश कर रही होती हैं। 50 दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकलने का वक्त आ गया है। ये वही पल है जिसका यहाँ बैठे गिद्ध बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पैसिफिक किनारे पर आधी रात के बाद का वक्त एक मादा कछुआ बाहर निकलती है। ऑलिव रिडली टर्टल बहुत ही जरूरी मिशन पर निकली है। आखिरकार ये रुक जाती है और रेत में अपने अंडे देने लगती है। सुबह तक हजारों और टर्टल अपने अंडे देने यहां आ गई हैं। हर लहर बच्चे देने के इस किनारे पर ज्यादा से ज्यादा कछुओं को लेकर आती है। सामूहिक अंडे देने की इस अनोखी घटना को एरिबाडा कहते हैं, एक स्पेनिश शब्द जिसका मतलब है समुद्र के जरिए आना। किनारे पर 1 मील की दूरी तक मादा टर्टलों का झुंड फैला रहता है। सब अंडे देने की सुरक्षित जगह की तलाश कर रही होती हैं।
एक दिन में किनारे पर 2 लाख टर्टल तक आ सकते हैं। टर्टलों ने सामूहिक अंडे देना इसलिए विकसित किया ताकि समुद्र तक जाते हुए किसी परभक्षी द्वारा उनके बच्चे का शिकार करने के मौके कम हो जाएं। 50 दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकलने का वक्त आ गया है। ये वही पल है जिसका यहां बैठे गिद्ध बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक समुद्री किनारा जो लजीज नवजात कछुओं से भरा हुआ हो। आज तो अलग अलग हर तरह के जीवों की दावत है। कुदरत बहुत बेरहम होती है। कमजोर बच्चों के जिंदा बचने के आसार बहुत कम होते हैं। सिर्फ 7% नन्हे कछुए ही समुद्र तक पहुंच पाते हैं। खतरनाक किनारे को पार करने के बाद एक नवजात कछुआ अपनी जिंदगी का सबसे पहला सफर करने को तैयार है। पर पानी में पहुंचकर भी ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पक्षी अब भी पानी की सतह से उसे दबोच सकते हैं। किस्मत से इस कछुए को बहती हुई एक विशाल पत्ती मिल गई जिसके नीचे ये छिप सकता है। अभी ये ऐसे यादगार और रोमांचक समुद्री सफर पर निकलने वाला है जो लाखों सालों से यहां होता आया है। नवंबर 2002 में रॉक पाइथन के खूंखार हमले की पहली और सबसे खतरनाक रिपोर्ट दक्षिण अफ्रीका के लेमोंटविल इलाके से आई। 10 साल का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ आम के बगीचे में आम जमा कर रहा है। पास ही करीब 6 मीटर लंबा एक अजगर घास में छिपा हुआ है। अजगर अचानक हमला करके लड़के को जकड़ लेता है। इस डर से कि अजगर उनके पीछे आएगा, बाकी बच्चे भागकर पेड़ों में छिप गए। बच्चे के नाजुक बदन पर अजगर कुंडली मारता रहा और बाकी लड़के खामोशी से देखते रहे। डर के मारे सबका बुरा हाल था। वो पेड़ पर बने रहे और ये खौफनाक नजारा देखते रहे। उन्होंने देखा कि विशाल अजगर ने बच्चे को सिर की तरफ से निगल लिया, कपड़ों समेत। फिर वो मदद के लिए भागे। केनाइन यूनिट के अफसर आए और इलाके की खोजबीन शुरू कर दी। हमने खोजबीन और बचाव करने वाले 4 कुत्ते और उनके ट्रेनर के साथ इलाके की छानबीन शुरू कर दी। हमें नहीं पता था कि हमें क्या मिलने वाला है। उस बच्चे को सांप ने उगल दिया है या नहीं, या फिर सांप के पेट में हमें बड़ा सा घूमड़ नजर आने वाला है। मुझे जो कुछ मिला वो परेशान कर देने वाला था। घास पर धब्बे पड़े थे, किसी भारी चीज से मिट्टी पर घसीटने के निशान पड़े थे और सरकने के निशान भी थे, जिससे लगता था मानो सांप उस बच्चे को खाकर यहां से गुजरा होगा। अफ्रीकी रॉक पाइथन जमकर खाने वाले शिकारी होते हैं और दैत्य जैसे आकार के हो सकते हैं। बायरन ने घनी झाड़ियों में निशानों का पीछा किया, इस उम्मीद में कि उन्हें सांप और लड़का मिल जाएंगे। सांप के निशानों का पीछा करना आसान नहीं होता क्योंकि वो पैरों के निशान छोड़कर नहीं चलते, उनके सरकने के निशान मिलते हैं। हम झाड़ियों में जहां तक मुमकिन है उनका पीछा करते हैं। कई बार घास पर बना ये पैटर्न गुम हो जाता है और उसके बाद रेत पर निशान नजर आते हैं। ये निशान नदी तक आया जिसकी दूसरी तरफ कंक्रीट है। यहां से आगे निशान नहीं मिले। इस छानबीन में कुछ हासिल नहीं हुआ। जब एक सांप किसी शिकार को खाता है, किसी जानवर को, तो उसे साबुत खाता है। उसके बदन के हिस्से आसपास पड़े नजर नहीं आते।
मुमकिन है कि उसने बच्चे को पूरा निगल लिया हो और इसलिए बच्चे के कोई भी सबूत नजर नहीं आए। दिन ढलने के घंटों बाद तक शेर सोए रहकर दिन भर तपे तन को ठंडा करते हैं, मगर रात के 10 बजे के आसपास नन्हे बच्चों की दुनिया देखने की इच्छा जगती है। मां बच्चों को अपने पीछे आने के लिए पुकारती है। और सब मेन रोड की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन यहां के खेतों में जाने के बजाय ये सब सड़क के रास्ते अगले गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनते ही शेर सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में गुम हो जाते हैं। शेरों को इसी गांव में आना था, लेकिन शेर के नन्हे बच्चों के लिए यह जगह ठीक नहीं है। यहां मवेशियों की बेशक भरमार है, मगर शेर के बच्चे कुत्तों का शिकार बन सकते हैं। कुत्ते शेरों को देखते ही भौंक भौंक कर पूरे गांव को खबरदार कर सकते हैं। फिलहाल मवेशी सुरक्षित हैं। शेरनियों और उनके बच्चों को भी यहां खाने को कुछ नहीं मिला। कई भूखे परभक्षी और मुर्दाखोर भी यहां भटक रहे हैं। ऐसा धारीदार लकड़बग्घा बहुत कम देखने में आता है। ये मुर्दाखोर बड़े शर्मीले होते हैं और मुर्दा जानवर की गंध बहुत दूर से ही सूंघ लेते हैं। शेरों की जूठन इनके जीने का बड़ा सहारा है। ये यहां जंगल से भागकर नहीं आया, ये यहां के लोगों के बीच रहने वाला प्राणी है। आखिरकार लकड़बग्घे को एक मरा हुआ जानवर मिल ही गया, पर इसे पता है कि मुसीबत भी बस आती ही होगी। शेर की खुराक का 1/3 हिस्सा भी मुर्दा जानवर ही होते हैं। लकड़बग्घे की भलाई इसी में है कि अपना भोजन कहीं और ले जाकर खाए, पर इन बेचारों की किस्मत में फिलहाल खाना खाना नहीं लिखा। जाने कहां से ये शेरनी आ धमकी और उनका खाना खुद हड़प कर खाने लग गई। पर एक बार में 20 किलो तक ही तो खाएगी। सियारों और लकड़बग्घों के लिए उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाएगा। अल्बर्टा के मैदानी इलाकों में ये दोपहर का वक्त है। जंगली भैंसों का ये झुंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ हफ्तों का ये मासूम बच्चा ग्रेट प्लेन्स की जिंदगी से पूरी तरह अनजान है। ये अपनी मां की अकेली संतान है और इसकी सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ग्रे भेड़िए मिलकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। वो कई दिनों से इस झुंड का पीछा कर रहे हैं। इस बच्चे ने अपनी हिफाजत करना नहीं सीखा है और ये एक आसान निशाना है, लेकिन लगभग 450 किलो वजनी मां उनके लिए अड़चन बन रही है। उन्होंने हमला शुरू किया है। ये दिमाग और रणनीति की जंग है। भेड़ियों से बचने की उम्मीद में भैंसे नदी में जा रहे हैं। तेज बहते पानी ने बच्चों को बुरी तरह थका दिया है, लेकिन माएं जानती हैं कि उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। पीछा
लगातार जारी है। भेड़ियों को ठीक इसी मौके का इंतजार था। झुंड से अलग इन दोनों को अब 3 भेड़ियों से मुकाबला करना है। भागने की हर कोशिश के साथ ही हमला और तेज हो रहा है। मां अपने डरे हुए बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो लड़ना नहीं सीखेगा तो मारा जाएगा। लेकिन अचानक अब खुद बच्चे ने वार किया है। एक ही पल में अब पूरा खेल बदल चुका है। मां और बच्चा अब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पर वो जानते हैं उन्हें फिर से झुंड तक पहुंचना होगा। इन पेड़ों में कहीं दूर उन्हें खुरों की भारी आवाजें सुनाई दे रही है। आखिरकार वो सुरक्षित है। संघर्ष ने इसे ताकत दी है और इस बच्चे ने अपने बचाव का पहला पाठ सीखा है। सर्दियों के मौसम में डेमोसेल क्रेन्स यहां पहुंचते ही जोर जोर से चिल्ला के अपने आने की खबर देते हैं। ये मंगोलिया और नॉर्थ ईस्ट चाइना जैसी दूर जगहों से माइग्रेट करके यहां आते हैं और कई बार 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करते हैं। इन बर्ड्स को नेचुरल वर्ल्ड का ऐसा एथलीट कहा जा सकता है जिनमें सबसे ज्यादा सहन शक्ति होती है। ये इंडिया की तरफ आने का सीधा रूट पकड़ते हैं, चाहे इसके लिए हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियों को ही क्यों न पार करना हो। इसके लिए इन्हें 26,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ना पड़ता है, यानी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 3,000 फीट नीचे। इतने मुश्किल माइग्रेशन के लिए इन्हें काफी लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है, यहां तक कि ये सो भी नहीं पाते। आज ये इस तालाब के किनारे जमा हुए हैं। थार में माइग्रेट होकर आई ये डेमोसेल क्रेन्स हजारों का झुंड बनाकर रहती हैं। एक और विंटर माइग्रेंट स्टेप ईगल तालाब पर नजर रखे हुए है। आमतौर पर तो ये छोटी चिड़ियों का शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें क्रेन्स पर भी अटैक करते हुए देखा गया है। लेकिन इस स्टेप ईगल का यह इरादा नहीं है। क्रेन्स झुंड में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा सावधान रहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान शिकारियों से भरा पड़ा है। ये प्यासे हैं, लेकिन पहला कदम कौन आगे बढ़ाएगा? एक बहादुर क्रेन सबसे पहले आगे बढ़ता है। लीडर मिलते ही बाकी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अगले कुछ महीनों के लिए ये पानी इनकी जिंदगी है। इंडिया तक आने में इन्हें काफी मुश्किल सफर तय करना पड़ा है। ये जख्मी क्रेन लंगड़ाकर किनारे तक पहुंचता है। हाई टेंशन केबल्स, शिकारियों के बुलेट्स और ट्रैप्स जैसे खतरों का सामना भी इन बर्ड्स को करना पड़ता है। ये क्रेन तो लकी था, लेकिन बहुत से नहीं होते। इन डेमोसेल क्रेन्स को यहां कूंज कहा जाता है। हिंदू लोक कथाओं में इन्हें सैकड़ों सालों तक ग्रेस और ब्यूटी का सिंबल माना गया है। यह जीव इतना मायावी है
कि इसके असाधारण कुदरती इतिहास के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हाँ, इतना जरूर मालूम है कि इसका छलावरण कुदरत का एक अजूबा ही है। यह है ग्लास मेंढक। ये मादा इंसान के नाखून जितनी बड़ी है। ये जंगल के फर्श पर बिखरी पत्तियों के बीच अपना घर बनाती है। एक मैक्रो लेंस से नजर आया कि इसके पेट की त्वचा इतनी पारदर्शी है कि इसका लाल दिल भी नजर आ रहा है। चावल के दाने जितना बड़ा इसका दिल 1 मिनट में 40 बार धड़कता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पेट में कोई रंग न होने की वजह से पत्तियों से परावर्तित होने वाली रोशनी इसके शरीर के आर पार चली जाती है और उससे ये हरे रंग के नजर आते हैं। लेकिन इन खूबसूरत जीवों को भी खाना तो चाहिए ही। आमतौर पर ये छोटे छोटे कीटों को खाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने बच्चों को ही खा जाते हैं। जब ये ग्लास मेंढक नीचे फर्श पर आगे बढ़ा तो एक और शानदार जीव यहां पर आ गया। रंगों का ये अनोखा मगर खतरनाक उदाहरण विकास का एक शानदार नमूना है। ये वेलवेट वर्म सख्त कवच वाले जीवों और कीड़ों के परिवारों के विकास के बीच की कड़ी है। ये जंगल के फर्श पर अपने दर्जनों दिखावटी पैरों से रेंगता है, जिन्हें लोबोपॉड कहते हैं। ये बिना जोड़ वाले मांसल पैर इसके पेट से जुड़े होते हैं। इसकी पतली रंग बिरंगी त्वचा मखमली लगती है, क्योंकि उसके ऊपर लाखों संवेदनशील रोए होते हैं। ये उनकी ही मदद से अपना शिकार ढूंढता है। दिन में चमकने वाला इनका शरीर एक चेतावनी है कि ये बेहद जहरीले हैं। वेलवेट वर्म एक जहर उगलता है जो बहुत चिपचिपा होता है। इसके एंटेना के नोजलों से निकला वो चिपचिपा जहर ही इसके शिकार या शिकारी को बेहोश कर देता है या फिर मार डालता है। सूरज डूबा तो ये नौजवान शेर जंगल की हद लांघने निकल पड़े। एक थर्मल कैमरे की मदद से हम घुप अंधेरे में भी इनकी सारी हरकतें देख सकते हैं। जंगल की हद है ये सड़क, जिसे ये बेहिचक पार कर जाते हैं। देखते ही देखते वो एक गांव के खेतों में दाखिल हो जाते हैं। शेरों के गुप्त संसार की ये एक अनूठी झलक है। रात के सन्नाटे में शेरों को इतनी दूर से भी लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक कामयाब शिकार के लिए जरूरी है कि शेरों को हल्की से हल्की आवाज भी सुनाई दे जाए, क्योंकि हर आवाज में होती हैं जरूरी जानकारियां। यहां से 20 किलोमीटर दूर के गांव में एक बड़ा शेर किसी के मवेशी को मार गया है। कौन जाने वो इसे खाने लौटेगा कि नहीं। लेकिन इस बात से ये गांव वाले जरा भी परेशान नहीं लग रहे। बहरहाल खेतों के उस तरफ से एक बड़ा सा शेर गांव की तरफ ही आ रहा है। खाने का मजा लेते परिवार को एहसास ही नहीं है कि उन पर किसी खूंखार शिकारी की नजरें हैं। अब शेर अपनी दावत का मजा लेगा। घर का मालिक बाहर आता है तो जंगल के राजा को अपने आंगन में मौजूद पाता है। बातों बातों में पूरे गांव को खबर हो जाती है।
शेर को देखने पूरा गांव भागा आता है, पर बिना किसी हिफाजत के शेर के सामने जाना तो निरा पागलपन ही होगा। पर जंगल के राजा ने उन्हें मुंह ही नहीं लगाया। वैसे उन्हें डराया भी नहीं उसने। भीड़ ने भी उसके लिए वही आदर दिखाया। जब पेट भर खाकर शेर जाने लगा तो बहादुर गांव वाले उसकी एक आखिरी झलक पाने को पीछे पीछे हो लिए। सरकारी गिनती के अनुसार भारत में तेंदुओं की तादाद लगभग 14,000 है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि असल में इनकी तादाद शायद इससे भी ज्यादा है। तेंदुओं की नजर बहुत तेज होती है, यहां तक कि अंधेरे में भी। लेकिन तेंदुआ असल में है क्या? अंग्रेजी में लेपर्ड या पैंथर कहा जाने वाला तेंदुआ दुनिया की जानी पहचानी बड़ी बिल्लियों में से एक है। बाघ उनमें सबसे भारी भरकम और सबसे लंबा है। उनमें कुछ बड़े नरों की नाक से पूंछ तक की लंबाई 4 मीटर तक हो सकती है। वजन और लंबाई के मामले में शेर दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसकी ऊंचाई बाघ से ज्यादा हो सकती है। जैगुआर तेंदुए जैसा ही दिखता है, लेकिन ये उससे बड़ा होता है और इसका सिर भी भारी होता है। इसके शरीर पर धब्बे नहीं होते। ये निशान गुलाब के फूल के आकार के हैं और इन्हें रोजेट्स कहते हैं। चीता जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जीव है। ये ऐसी अकेली बड़ी बिल्ली है जिसके शरीर पर धब्बे होते हैं। भारत में लोग अक्सर तेंदुओं को गलती से चीता कह देते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्लियां बिल्कुल अलग अलग हैं। तेंदुओं के शरीर पर भी रोजेट्स होते हैं, लेकिन ये जैगुआर के रोजेट्स से अलग होते हैं। तेंदुए अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनमें चीन और भारत भी शामिल है। सरकारी गिनती के अनुसार भारत में तेंदुओं की तादाद लगभग 14,000 है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि असल में इनकी तादाद शायद इससे भी ज्यादा है, लेकिन सिकुड़ते हुए आवास क्षेत्र के कारण तेंदुओं और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी बिल्लियों को नुकसान पहुंचाने वाला मानकर खत्म कर दिया जाता है। जवाई शायद अकेली ऐसी जगह है जहां हाल में तेंदुओं द्वारा इंसानों पर हमले या इंसानों द्वारा तेंदुओं को मारे जाने की कोई खबर नहीं आई है। यहां ये ग्रेनाइट की छोटी पहाड़ियों पर निर्भर हैं, जो इनका ठिकाना है। तो रेगिस्तान का एक और शिकारी इस तपती जमीन पर आगे बढ़ा। ये तेज निगाहें एक बुजुर्ग कछुए की हैं। ये करीब 100 साल का तो होगा। हालांकि देखने में ये बहुत कमजोर लग रहा है, लेकिन ये कछुआ रेगिस्तान में जिंदा बचे रहने की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अगले पैर बिल खोदने के लिए फावड़े का काम करते हैं। हाथी जैसे पिछले पैर मिट्टी हटाने के काम आते हैं। रेगिस्तानी कछुए पानी की चलती फिरती टंकियां होते हैं। एक नर 5 साल तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि वो ज्यादातर पानी पौधों से लेता है और उसे अपने ब्लैडर में जमा कर लेता है। इनकी जीभ बड़ी चिपचिपी होती है, जिससे ये किसी भी पौधे या फूल को अपने मुंह में घसीट लेते हैं। कछुए हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ये रेगिस्तान के चटक रंग के फूलों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें खाकर ये मल त्यागते हैं, जिसमें नए पौधों के लिए बीज होते हैं। इस तरह से दूसरी जगह भी वो पौधा उग जाता है। लेकिन जो सूरज इस रेगिस्तान में जीवन देता है, वही छीन भी लेता है।